नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और मेरे साथ हैं संजीव त्रिवेदी, जो कि आज आपको ये बताएंगे आपके मन में जो सवाल है, सभी के मन में सवाल है संजीव जी कि आज मोदी आज रात 8 बजे क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे बताइए। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल पटरी पर आ चुकी है। तो आप मान लें कि अब भारत पटरी पर आ चुका है। लॉकडाउन 4 होने जा रहा है तो उसका स्वरूप कैसा होगा, क्योंकि बहुत से मुख्यमंत्रियों ने आपने देखा कल मांग कर दिया कि लॉकडाउन 4 जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जग और जहान दोनों की चिंता हमें करनी है। तो साक्षी मानकर चलिए कि भारत खुलेगा कैसे, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उसका पहिया जो है वो कितनी तेजी से जिंदगी कैसे पटरी पर आएगी, उस दिशा में प्रधानमंत्री का ये संबोधन होने जा रहा है। इसमें बहुत से सवाल हमारे और आपके हैं कि क्या उस पर प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन मोटे तौर पर ये मानकर चलिए साक्षी कि भारत खुलने जा रहा है और प्रधानमंत्री उसकी एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। पहले लॉकडाउन में जैसे भारत बंद होने की बात उन्होंने कही थी, यहां से तस्वीर खुलने की शुरू होती है, यहाँ से तस्वीर खुलने की शुरू होती है। लेकिन जो सवाल ये है वो ये कि अभी उन्होंने कल जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, सभी मुख्यमंत्रियों को उन्होंने बोल दिया कि भाई किस तरह के चेंजेस आपको चाहिए जो कि लॉकडाउन 3 में थे और लॉकडाउन 4 में ना हो, अगर ये एक्सटेंड होता है तो वो आप 15 तक हमें दीजिए। तो जरूरी क्या हुआ आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री के आने की, जब 15 मई तक की समय सीमा आपने पहले मुख्यमंत्रियों को दे रखी है। देखिए, कुछ तो फैसले केंद्र लेगा और कुछ राज्यों की सहूलियत से फैसले लिए जाएंगे। कुछ फैसले जो केंद्र लेगा उसकी बारी आपने देखी कि कल की बैठक से पहले परसों रेल खुलेगा, ये बैठक आ गया, ये फैसला आ गया। उसका उन्होंने बैठक के लिए इंतजार नहीं किया, क्योंकि एक पॉलिसी डिसीजन जो केंद्र को लेना था केंद्र ने लिया। पर कई राज्य खुश नहीं है इस डिसीजन से पहले। वो नहीं हो सकते हैं, लेकिन केंद्र का फैसला है तो केंद्र को करना पड़ेगा। वो जरूरी हो सकता है, राज्य के हिसाब से नहीं हो, लेकिन केंद्र के हिसाब से वो जरूरी था। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप मत भेजिए श्रमिकों को उनके घर, पर ये संभव नहीं है ना, उनको जाना है तो वो ज्यादातर तो बिहारी जाने वाले हैं। नीतीश कुमार को इसी बात का डर है कि उनकी क्या फैसिलिटीज हैं, उनकी क्या सुविधाएं वो देंगे, इतने सारे श्रमिक वहां आ जाएंगे तो एक्सपोज भी तो होंगे। वो 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, ये वो जाने कि कैसी सुविधाएं उन्होंने व्यवस्था कर रखी हैं और वो क्या देंगे, लेकिन ये केंद्र का फैसला था। तो साक्षी मानकर चलिए कि कुछ फैसले तो केंद्र अपने हिसाब से लेगा। जैसे लॉकडाउन में उन्होंने किसी से पूछा थोड़े ना था, बहुत से राज्यों ने तो पहले लॉकडाउन करना भी शुरू कर दिया था, उस वक्त उन्होंने नहीं किया था, बाद में उन्होंने किया। उसी प्रकार कुछ फैसले ऐसे हैं जो कि केंद्र को करने हैं और उस पर हम लोगों ने तय कर लिया। पहला है कि भाई खुलेगी इकोनॉमी, चाहे पहिया घूमेगा अर्थव्यवस्था का, इसकी व्यवस्था। मतलब लॉकडाउन 3 में हमने जिस तरह की रियायतें देखी थी, आपके हिसाब से ये जो 17 मई के बाद वाला समय आएगा इसमें रियायतें और ज्यादा होंगी। अब आपने वो दिशा दिखा दी है जिस तरफ ऐसा लगता है जाएगा मामला, क्योंकि कल की बातचीत राहत क्या क्या होने जा रहा है। देखिए, कंप्लीट ओपनिंग तो नहीं हो सकता है, और वो इसलिए भी नहीं हो सकता है कि हमारे यहाँ मामला जो है वो अभी बढ़ता जा रहा है, फैल रहा है मामला। लेकिन क्या हम बंद अभी रख सकते हैं? उस पर कम से कम इतना तो तय हो गया है कि हम संपूर्ण बंदी नहीं रख सकते हैं। रेड ऑरेंज ग्रीन का जो मसला है उसमें एक जिले के भीतर रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। तो क्या ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, क्योंकि कल जो बैठक हुई थी उसमें ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की यही शिकायत थी कि भैया इस चीज का जो एक वो है, मतलब एक जो जिम्मेदारी है वो शायद हमको आपको दे देनी चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली में बैठे हुए इस बात का डिसीजन ले रहे हैं जो कि रेड जोन है। क्या पता कि वो ऑरेंज ही हो, रेड ना हो, और ग्रीन जोन को आप जो है शायद ऑरेंज जोन बता रहे हो। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमें दीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल बहुत बोला और एकदम खुले तौर पे बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे चलाऊं, बताइए राज्य। बोला उन्होंने भी एक तरह से ये खबर अपनी पहुंचा दी है। जैसे फरीदाबाद जो है वो रेड जोन, तो हरियाणा फिर कैसे बोलेगा, और गुड़गाम वो ऑरेंज में आ जाता है, जबकि मामले उधर ज्यादा है, इधर कम है। या फिर बिहार का एक जिला है गया, वहां एक केस है तो वो रेड जोन है, और दूसरा जिला है सीवान, वहां 18 केसेस हैं। तो आपके हिसाब से इसको लेकर कुछ आज बोल सकते हैं कि जी हम राज्यों को जिम्मेदारी दे रहे हैं? देखिए, 30 अप्रैल को आया था पहला जो स्वास्थ्य मंत्रालय का विज्ञप्ति था जिसमें कि जोन बांटे गए थे।
आज हम लोग जब बात कर रहे हैं 12 मई है, 12 दिन, जबकि कहा गया था कि सप्ताह भर के भीतर आएगा, तो इन ऑब्जेक्शंस का असर हुआ है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिम्मत नहीं करी कि वो दूसरा कैटेगराइजेशन लेकर के आए। वो एक ही चार्ट चल रहा है अभी तक, वो एक ही चार्ट चल रहा है और उस चार्ट पे सवाल उठ चुके हैं। तो आप रिलैक्सेशन कैसे करेंगे? एक ही जिले में कई जोन हैं। हम लोगों ने इस बात को अनुभव किया है। हम अगर गाजियाबाद में बैठे हैं या नोएडा में बैठे हैं या गुरुग्राम में बैठे हैं या दिल्ली में, बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारा सारा जिला आपने रेड जोन घोषित कर दिया, और बहुत से जिले हमारे खुल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। अब इस दिशा में राहत क्या क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री से हम ये उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमें उम्मीद करनी चाहिए वो है माइग्रेंट लेबर के आने जाने को लेकर और उनकी आजीविका से संबंधित कुछ फैसले आएंगे क्या, क्योंकि उनका आना जाना तो एक पक्ष है, पर उनका रिहैबिलिटेशन जो है वो कैसे होगा, और उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट हमारे पास है क्या या बन रहा है क्या? उसका कोई ऐसा ब्लूप्रिंट जो कि शायद हमें 17 तारीख के बाद दिखाई पड़ेगा सामने, राहत पैकेज टाइप आप कुछ बोल रहे हैं, उस तरह का हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये आएगा। और आप यकीन करें कि 2 ऐसे विवादित मामले हैं जिसको लेकर के बहुत से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। एक है आरोग्य सेतु ऐप। प्रधानमंत्री के मुख से क्या ये सामने आएगा कि दरअसल ये कोई सर्विलांस का सिस्टम नहीं है, ये हेल्थ ऐप है, और इसमें डेटा तभी इस्तेमाल होगा जब हम और आप बीमार एक्चुअल पड़ेंगे। उसमें मैंने आज रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि उसके अंदर जो एक उन्होंने इस बात को लेकर साफ किया है कि इसको 180 दिन से आगे कोई भी डेटा नहीं रखा जाएगा। हाँ। क्योंकि सिर्फ हेल्थ पर्पस के लिए लिया जा रहा है। तो क्योंकि कई लोगों के मन में ये है, शक व शुबा है, बिल्कुल होगा कि सर्विलांस पर होगा, क्योंकि 24 घंटे आपका ब्लूटूथ ऑन है, हमेशा आपकी लोकेशन उसमें ट्रैक हो रही है। व्हाई वुड एनीबडी वांट द गवर्नमेंट टू नो दैट? हाँ, पर पता नहीं कितना ये सही है, क्योंकि अगर किसी को ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है सरकार को, तो वो बहुत आसानी से उनकी जानकारी के बगैर कर लेते हैं। तो एक तो ये है इशू सर्विलांस वाली। दूसरी है पीएम केयर। पीएम केयर को लेकर के बहुत से प्रश्न उठ गए। अभी जो मैंने 5 ही पंचायत किया तो उसमें लगातार अपोजिशन का यही सवाल भी था कि भाई पीएम केयर को लेकर आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे हैं संजीव? क्या हो सकता है उसको लेकर आज कुछ बोले? अब कि कैसे खर्च किया जा रहा है, उसमें क्या है, उसमें कितने पैसे लोगों ने अपने मन से उसके अंदर डोनेट किया था सोचते हुए कि कुछ राहत, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं। नहीं, मैं ये बोल रही, शक की बात नहीं है। बात ये है कि जैसे किसी ने, जो कि मैं ज्यादातर लोगों का जब मैं देखती हूँ कि जो कि सवाल है उनके, कि हमने जो पैसा दिया वो यही सोच के दिया था, उस समय नीड ऑफ द आवर ये था कि भैया आने वाले समय में, एकदम अभी इमीडिएट समय, कोई बात ये नहीं हो रही थी कि 2 साल बाद, इमीडिएट आने वाला जो समय में जो सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होने वाली है सरकार को कई लोगों की मदद करने के लिए, फौरी तौर पर, उसके लिए हम आपके लिए दान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, हम लोग लॉकडाउन के तहत कानून का पालन करने के लिए घर के अंदर हैं, तो कम से कम ये जो हम पैसा आपको दे रहे हैं आप इससे मदद कर दीजिए। लेकिन उसमें हमने ये देखा, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भी खबरें मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, कि माइग्रेंट लेबरर्स जो जा रहे हैं वहां पे लोगों के ना नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि हमने सब कुछ किया जो आपने कहा, हमने पैसे भी इसीलिए दिया था, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखते हैं कि हमारे देश का जो गरीब है वो अभी भी मर रहा है, वो अभी भी परेशान है, वो रो रहा है, उसके पास खाने को नहीं है, तो फिर क्या हुआ मेरे उस पैसे का? बिल्कुल सही है, ये उचित है, लेकिन ये तमाम बातें जो हैं शक की वजह शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी तक उसका खाका पेश नहीं किया है कि आखिर इस पीएम केयर के फंड से क्या होने वाला है। और आखिरी बात जो है वो एमएसएमई को लेकर है, बहुत बड़ा इशू। वो मजदूर जो सड़कों पर दिख रहा है, साक्षी, वो कौन है? वो वही है जो जिसे हम और आप पहले लघु उद्योग कहा करते थे, अब उसका नया नाम हो गया है मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब इसके मंत्री हैं गडकरी साहब, उन्होंने हमारी एडिटर जो हैं उनके साथ इंटरव्यू में ऑलमोस्ट 20 दिन पहले कह दिया था कि हम तुरंत देने वाले हैं पैकेज, आज तक वो आया नहीं है। अब वो मजदूर उसी में काम करते हैं, वो खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री, वो जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री, वो बटन बनाने वाली फैक्ट्री, छोटी छोटी फैक्ट्रीज जिसमें कि 25-50 लेबर्स काम करते हैं, ये बंद हो गए और इसीलिए ये सड़कों पर आ गए, क्योंकि मालिक ने इनका कहा नहीं कि हम आपको अगले महीने की तनख्वाह दे पाएंगे, तो ये सड़कों पर निकल गए। तो अब एहसास है ये सरकार को कि अगर हमने इनको ये दे दिया होता पहले तो शायद ये सड़कों पर नहीं ये जो सड़क पर दिख रहे हैं ये ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से दिख रहे हैं। तो अब इसको खत्म करना तो क्या एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री? और मुझे लगता है कि एमएसएमई पैकेज जो है वो प्रीसीड करेगा किसी भी दूसरे पैकेज को। देखिए, फिक्की ने भी मांग किया, एसोचैम ने भी मांग किया, इंडस्ट्री मांग कर रही है, स्टिमुलस हमें दो, लेकिन सबसे पहला पैकेज अगर कोई आएगा तो वो
एमएसएमई को लेकर होगा, लघु उद्योग को होगा, जो आपका सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इस देश में। और वो जो सड़कों पर मजदूर दिखाई पड़ रहे हैं, वो वही लोग थे जो कल तक काम कर रहे थे। वो गरीब भिखारी नहीं है, वो काम करने वाले लोग हैं। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बाकी के एमएसएमई सेक्टर, उसमें कैसे फिर से आप स्पंदन लाएंगे, तो वो इसमें एक और इशू ये है कि अभी हाल फिलहाल जो आंकड़ा आया ना, उसमें एक और चौंकाने वाली और थोड़ी सी परेशान करने वाली बात ये हो जाती है सरकार के लिए भी, और स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के लिए, कि अभी पीछे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो आंकड़ा जो आया था वो 21% पे था इनका ही। और इनके जो ये लोग जो फैक्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो ये लोग प्लेस थे, उसके अंदर जो इनका आंकड़ा उसमें से डिस्प्लेस होने का है, मतलब कि ये लोग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कितना परसेंट निकले हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 35%। पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन लोगों का 21% ही है। ये जो बीच का गैप है, यानी ये कुछ और काम करने लग गए हैं। ये वापस उस काम में आएंगे कि नहीं आएंगे, अब ये बहुत बड़ा सवाल है ना। इनको वापस वहां पे खींच के लाना कितना इंपॉर्टेंट और कितना मुश्किल काम है इस वक्त। जो चले गए अब वो वापस हमारी इंडस्ट्री में आएंगे, तुम्हारी फैक्ट्री में आएंगे, ये कैसे पता? अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है साक्षी, कि आपने जो बताया 15% का गैप, हमारे कई एमएसएमई हैं जो काम तो एमएसएमई का करते हैं, पर सरकारी फाइलों में और कहीं भी सरकारी कागजों में अपने आप को उन्होंने एमएसएमई के रूप में दर्ज नहीं करा रखा है। वो जीएसटी बचाते हैं, वो ईएसआई बचाते हैं, वो लेबरर्स को सुविधाएं देने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। आज विपत्ति में पड़े हैं तो सरकार किसे पैसा दे ताकि वो अपने लेबर को दे? बताइए, वो नॉन एग्जिस्टेंट है, उसका लेबर सड़क पर आ चुका है, लेकिन वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पा रहा है कि देना किसे है। तो कई बार तो गड़बड़ी सरकार की नहीं, अपनी भी हो जाती है। अब ऐसे में वो जो लेबरर है वो 10% भी अगर है तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ये, जिसका कहीं अता पता ही नहीं है, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कि वो लेबरर है। किसको दिया जाएगा पैसा? और सबसे आखिर में जो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से साक्षी, वो ये है कि हमारे यहाँ केसेस की स्थिति जो है वो, जैसा राहुल गांधी ने कहा था, पॉज बटन, ये पॉज बटन थ्योरी कहीं ना कहीं सही नहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन के खुलने के साथ मामले और बढ़ने लगे हैं। बिल्कुल। आज हम 70,000 पे बात कर रहे हैं, और जब पहली बार जब लॉकडाउन का जिक्र हुआ था तो 500 केस थे, और पहले सप्ताह में अप्रैल के 5,000, यानी कि 1-1.25 महीने के अंतराल में 65,000 नए केस सामने आ गए हैं। हम कुछ भी कह ले कि डबलिंग रेट हमारा अच्छा हो रहा है, ये नहीं, लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं दिख रहा है ना, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। और अगर भगवान न करे ये ट्रेंड हम देखते हैं कि बढ़ रहा है, तो ये लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोविड बनने जा रहा है। लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट है, केस मोर्टेलिटी रेट, तो केस बढ़ रहे हैं लेकिन मोर्टेलिटी 3% के आसपास है। अभी 2100 लोग की मौत हुई है, दुखद है, पर क्या है कि अगर 70,000 में 2100 हम निकाले तो 1% 700, तो 7×3=2100, तो 3% के आसपास है। अगर ये रह जाता है 3%, तो हम वो बीमारी आएगी, हमें प्रभावित करेगी और चली जाएगी। अब ऐसे में हम बचाव अपना कैसे करें? देखिए, प्रधानमंत्री एक ओपिनियन लीडर भी हैं इस देश के, वो कुछ कहते हैं तो वो ट्रैवल करता है बात, तो संभवतः इस मौके का इस्तेमाल वो फिर से करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि शिकायत थी कि इस बीच में क्यों नहीं आए, इस बीच में क्यों नहीं उन्होंने जनता को संबोधन किया, क्योंकि लोग एविडली सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। हमने देखा जो भी उन्होंने कहा उन्होंने फॉलो किया। यस, तीसरे में नहीं आया, जिसमें इतने सारे एडवाइजरीज थी कि आदमी कंफ्यूज था। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो उसी में थी, लॉकडाउन 3 में। बिल्कुल उसमें तो अब उसमें तो आपको दोष देना पड़ेगा एमएचए में जो लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं साक्षी, वो बहुत कंफ्यूजिंग ड्राफ्ट करते हैं। उसको सुधार करने के लिए एक पार्शियल मॉडिफिकेशन का ऑर्डर लेके आते हैं, फिर उसके लिए ऑर्डर लेके आते हैं और मानते नहीं है कि हम बहुत कंफ्यूजिंग ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो समझ नहीं आती है। तो संभव तो आज लॉकडाउन 4 होगा कि नहीं होगा, इसका जिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मतलब संभव है कि लॉकडाउन 4 का जिक्र कर देंगे। इतनी जल्दी आपका लॉकडाउन नहीं खुलने जा रहा है, ताकि लोग पहले से प्रिपेयर्ड भी रहें और ये भी आरोप ना लगे कि जी लास्ट मोमेंट पे अचानक से आप कर देते हैं, है ना? आप अभी से देखिए, एक आरोप प्रधानमंत्री पे लगता है समय बहुत कम देते हैं आप, समय बहुत कम देते हैं। आज 4 दिन बचे हुए हैं, तब वो कहने जा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो कम से कम मानकर चलिए कि WHO की वो रिपोर्ट जो आज आई है कि जहां जहां लॉकडाउन खुला है वहां केसेस दोबारा से आए, वुहान में भी आने लग गया है। अब मैं आपको कम समय दूंगी जैसे आपने बोला कि उनके ऊपर आरोप लगते हैं, तो अब ये है कि जैसे मैं अपने घर जाती हूँ तो जो मेरा गार्ड है वो दरवाजा खोलते के साथ ही बोलते हैं, मैडम क्या होगा, लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा? हर शख्स यही पूछ रहा है, जहां निकल जाओ उनको लगता है कि हमको पहले से पता है। तो इसीलिए हमने आज आपको बताने की कोशिश की जितना हमें पता है। संजीव त्रिवेदी ने बहुत अच्छे से समझाया क्या क्या आज 8 बजे वो बोल सकते हैं, वरना तो थोड़ी देर की ही बात है। आप ट्यून्ड इन रहें, 8 बजे जरूर देखिएगा, प्रधानमंत्री को लाइव सुनिएगा न्यूज़ 24 पर और सुनिएगा कि आखिर क्या
क्या बातें हैं, खास बातें हैं जो आपसे वो एड्रेस करना चाहते हैं, आपसे अपील भी करना चाहते हैं और शायद रियायत के रूप में भी आपको देना चाहते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।